नमस्कार, बिज तक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंकधर और मेरे साथ हैं इंडिया टुडे हिंदी के संपादक अंशुमान तिवारी जी। आज के इस वीडियो में चर्चा आरबीआई की मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा पर। परसों यानी कि 9 तारीख को इस एमपीसी बैठक जो आज से शुरू हुई है, इसके नतीजे आ जाएंगे। आज की एमपीसी बैठक उन नए सदस्यों के साथ शुरू हुई है जिनके ना होने पर एक हफ्ते पहले होने वाली इस बैठक को टाल दिया गया था। क्या नज़रें होंगी एमपीसी के जो सदस्य हैं उनकी ग्रोथ पे फ़ोकस करेंगे या इन्फ्लेशन पे करेंगे? क्या और ऐसी बातें होंगी जो इस बार की पॉलिसी में देखने वाली होंगी, जो हमें उम्मीद है बाज़ार जिसमें नज़र गड़ाए बैठा है कि कम से कम आरबीआई गवर्नर या एमपीसी के सदस्य इस पर भी कुछ कहें या बोलें? इसके अलावा हम बात करेंगे कि बैंकों में जब लेंडिंग नहीं हो रही है, जब कर्ज नहीं उठ रहे हैं, ऐसे में आरबीआई अपना स्टांस कैसा रख सकता है? ब्याज दरों में कटौती कर सकता है या नहीं कर सकता? इन तमाम तमाम मुद्दों पर आज की ये चर्चा केंद्रित होगी। सर, मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल, क्या एक्सपेक्ट करें आरबीआई की इस मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा से? रेट कट आएगा या नहीं आएगा? और अगर आएगा या नहीं आएगा, उसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? जो हमारे पास अभी आकलन मिल रहे हैं शुभम, इस मौद्रिक पॉलिसी समीक्षा की जो आज आज से शुरू हुई है और परसों इसके नतीजे आएँगे। जितने लोगों से हमारी बात हुई, चाहे वो बाज़ार में हों, चाहे वो मौद्रिक विशेषज्ञ हों, बैंकिंग विशेषज्ञ हों, वो सारे लोग मान रहे हैं कि रिज़र्व बैंक ब्याज दरों में कमी करने नहीं जा रहा है। वो उसे पॉज़ करेगा या उसे रोकेगा और इसकी 2-3 बड़ी स्पष्ट-सी वजहें हैं। इसके बजाय रिज़र्व बैंक इस बात की कोशिश करेगा कि वो महँगाई पर ध्यान दे, क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ना कई तरीके से मौद्रिक व्यवस्था के लिए और सरकार के लिए चुनौती बन रहा है। पहली बड़ी वजह तो ये है कि जितनी रेट कट हो चुकी है, उसका असर हमको बाज़ार में ना तो कर्ज की बढ़ोतरी के रूप में दिखाई पड़ा, ना क्रेडिट की माँग के तौर पर दिखाई पड़ा। बैंकों ने भी उसे पास ऑन करने में धीमा समय लिया है, क्योंकि बैंकों की भी लागत कर्ज लेने के लिए उन्हें ब्याज दर घटाने के लिए उन्हें डिपॉज़िट रेट्स घटानी पड़ेंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिस मकसद से ब्याज दरों में कटौती की जा रही थी या बाजार में ज़्यादा पैसा छोड़ा जा रहा था, वो मकसद पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि मंदी गहरी है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अ, जो पूरा का पूरा इस पॉलिसी का फ़ोकस है, वो उद्योगों को कर्ज देने के बजाय सरकार को कर्ज देने की तरफ घूम गया है, जिसका खतरा हमें पहले से लग रहा था कि मंदी नहीं है, सरकार के पास राजस्व नहीं है, तो अब मुख्य रूप से पिछले 6 महीने में रिज़र्व बैंक ने एक तरीके से केंद्र सरकार के मर्चेंट बैंकर और राज्य सरकार के मर्चेंट बैंकर के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है और उन्हें पैसा देने की कोशिश की है। और तीसरा बड़ा पहलू ये है कि समय की जो आर्थिक आकलन मिल रहे हैं अलग-अलग एजेंसियों से और रिज़र्व बैंक के पास हैं, उनकी रोशनी में भी फिलहाल जब क्रेडिट की कोई माँग नहीं है, ऑफटेक नहीं है, तो बाज़ार में सप्लाई बढ़ाकर चुनौती बढ़ाने से कोई लाभ नहीं है। तो ये बहस शायद इस मौद्रिक पॉलिसी को लेकर एक स्थापित सा सच दिख रहा है, संभावना लग रही है कि ब्याज दरों में कटौती नहीं होगी और इसलिए इस बार की मौद्रिक नीति की समीक्षा या रिज़र्व बैंक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका जो स्टेटमेंट आएगा, वो कई और दूसरे मायनों में काफ़ी संवेदनशील और काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, जिस पर हमारी निगाहें होंगी। बिल्कुल, यानी कि इस बार ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है और उसकी क्या बड़ी वजह है, ये हमने स्पष्ट रूप से समझा। सर, ब्याज दर की कटौती के इतर और ऐसी कौन-सी बड़ी बातें होंगी जो बाज़ार, निवेशक कान लगाए सुनेंगे जिस दिन ये गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या वक्तव्य हमारे सामने आएगा, और कौन-सी ऐसी बातें होंगी जो पॉलिसी समीक्षा में देखने वाली होंगी? सबसे बड़ी चीज़ है कि रिज़र्व बैंक ने अपनी पिछली मौद्रिक नीति समीक्षाओं में भारत में राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट और जीडीपी ग्रोथ को लेकर बहुत स्पष्ट आकलन प्रस्तुत नहीं किए थे, क्योंकि डेटा का इश्यू था, सूचनाएँ, आंकड़े नहीं आ पा रहे थे। अब इस नीति में रिज़र्व बैंक से अपेक्षा होगी कोई स्पष्ट रूप से ये बताए कि भारत की आर्थिक विकास दर इस साल कहाँ जाकर खत्म होगी, कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा, कितनी मंदी होगी, राजकोषीय घाटे की परिस्थिति क्या बनेगी। दूसरी चीज़ बाज़ार ये जानने की कोशिश करेगा, बाज़ार, निवेशक और सारे लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रिज़र्व बैंक की जो मॉनेटरी ईज़िंग या ये जो सस्ता पैसा बाज़ार में छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है, ये कब तक चलेगी? वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलाकर इस बार करीब 22 ट्रिलियन रुपीज़, 22 लाख करोड़ रुपए के आसपास बाज़ार से उठाएँगी, जो पिछले साल का लगभग 2 गुने के आसपास है, 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास की बोरोइंग थी। इतनी बड़ी बोरोइंग के बाद अब चिंताएँ इकोनॉमिक रिकवरी से ज़्यादा इस बात को लेकर है कि भारत की साख का क्या होगा, भारत की रेटिंग का क्या होगा? भारत में जे डेट टू जीडीपी रेशियो इस बार 85% के आसपास पहुँच जाएगा। अगर हम
एफआरबीएम एक्ट के नियमों का ध्यान करें जिनके आधार पर भारत में बजट बनते हैं, तो उस हिसाब से तो 2023 में भारत का नेशनल डेट जीडीपी का 60% आ जाना चाहिए और केंद्र सरकार का डेट तो 39% 40% के आसपास आ जाना चाहिए। तो ये जो बड़ा 85% के आसपास का डेट होगा, ये मूडीज और सॉवरेन रेटिंग एजेंसीज को कैसे रिएक्ट करेगा। तो उनकी निगाह इस बात पर होगी कि रिजर्व बैंक सरकार के राजकोषीय घाटे और कर्ज कार्यक्रम के बारे में क्या कहता है। सरकार का खाता देश के सामने खुला हुआ है, जीएसटी में गिरावट है, राजस्व आ नहीं रहा है, रेवेन्यू के जो ताजे आंकड़े हमारे पास हर महीने आते हैं वो बता रहे हैं कि सरकार के केंद्र और राज्य सरकारों के खजानों की बुरी हालत है। ऐसी परिस्थिति में अगर भारत की साख गिरने का खतरा होगा तो उसका असर हमें बॉन्ड मार्केट पे दिखाई देगा। बॉन्ड मार्केट दो वजह से परेशान है। एक तो भारत में महंगाई की दर बढ़ रही है, महंगाई की दर बढ़ने से बॉन्ड मार्केट में निगेटिव रिएक्शन होता है क्योंकि उनके रिटर्न कम होते हैं। और दूसरी चीज ये कि अगर भारत की साख पर या संप्रभु साख पर असर पड़ता है या भारत के राजकोषीय घाटे के बहुत ज्यादा बढ़ने की, बाजार ये मान रहा है कि भारत का राजकोषीय घाटा इस साल केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 6% के आसपास, 5.5-6% के आसपास होगा और राज्यों को मिलाने के बाद वो 10% के आसपास होगा, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो 12% तक के हैं। और अगर भारत का राजकोषीय घाटा इस स्तर तक जाता है तो अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की असंगतियां पैदा होंगी वो बॉन्ड बाजार के लिए, भारत में निवेशकों के लिए चिंता का विषय होंगी और परोक्ष रूप से शुभम इसका असर रुपए की स्थिरता पर भी पड़ेगा। तो इस बार रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति की समीक्षा है वो इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के बजाय मंदी के बाद आने वाली जो दूसरी बीमारियां हैं, जो दूसरे खतरे हैं, जैसे कि भारी राजकोषीय घाटा, रुपए की मजबूती में कमी या सरकार का कर्ज बढ़ना, इनसे निपटने के क्या उपाय होंगे, इन पर लोगों की निगाह होगी कि रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इनके बारे में क्या राय रखती है। क्या राय रखती है, बिल्कुल। तीसरा बड़ा मुद्दा है कर्ज का। आत्मनिर्भर भारत पैकेज हुआ, सरकार ने तमाम तरीके से कोशिश की, बैंकों ने कई मेले लगाए, लेकिन अगर हम मार्च से सितंबर का नंबर देखें, 11 सितंबर तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं, उसमें जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें हम कहीं कोई अपटिक्स नहीं देख रहे हैं, बल्कि वो और 1% से ज्यादा गिरकर 102 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई। यानी कि सीधी भाषा में समझे तो मार्च से सितंबर के दौरान बैंक ने कोई नया कर्ज दिया ही नहीं, जबकि डिपॉजिट्स बढ़ गई। डिपॉजिट पे हम बाद में आएंगे, अगला सवाल। लेकिन इतनी सारे प्रयासों के बाद भी कर्ज लिए क्यों नहीं गए? कंपनियां को जरूरत नहीं है, एमएसएमईज को चाहिए नहीं, अगर कर्ज नहीं चाहिए तो फिर व्यापार नहीं है। इसके पीछे की क्या बड़ी वजह है? ये चीज सिर्फ इस बात को साबित करती है कि सरकार और रिजर्व बैंक इस पूरे संकट को सिर्फ सामान्य मंदी या स्टैग्नेशन के तौर पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई नया, कोई इनोवेटिव सोच इसमें नहीं दिखती। जब अर्थव्यवस्था में कॉन्ट्रैक्शन है 20-22 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी एक तिमाही में खत्म हो गया, स्थायी तौर पर इस साल करीब 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी खत्म हो जाएगा, तो जिस बात की संभावना थी कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी है तो कर्ज कोई क्यों लेगा। जब अगर किसी की तनख्वाह ही नहीं आने वाली है, उसको रोजगार ही नहीं मिलने वाला, तो नया कर्ज लेकर कर्ज कैसे चुकाएगा। उद्योग को ये तो समझना पड़ेगा ना कि अगर उसके कारोबार में 12 से 14-15% की ग्रोथ नहीं है तो 10-12% का इंटरेस्ट रेट कैसे चुकाएगा। तो ये चीज बड़ी स्थापित है, इसमें कोई बड़े अर्थशास्त्र की जरूरत नहीं थी। लेकिन सरकार की कोशिश थी कि लोग कर्ज लेकर अर्थव्यवस्था में दोबारा खड़े हो जाएं। बैंकों की कोशिश थी कि कर्ज ना लें लोग। बैंकों की कोशिश ये थी कि पहले पिछला कर्ज हमारे पास वापस आ जाए। और इसी दुविधा के बीच में और अर्थव्यवस्था में लंबे समय के लिए कोई बड़ा ग्रोथ नहीं दिखाई देने के कारण कर्ज की मांग नहीं बढ़ी, और बढ़ी क्या बल्कि वो घट गई। अगर पिछले साल की तुलना में आप देखें तो कर्ज की मांग वस्तुतः घट गई है, लोगों ने बिल्कुल कर्ज नहीं लिए। उसकी वजह है कि पूरी की पूरी नीति का जो हल्कापन था या जो खालीपन था वो सामने आ गया। समस्या मांग की है, समस्या पूंजी की नहीं है, समस्या कैपिटल की नहीं है, समस्या लोगों के पास धन की नहीं है, समस्या कंपनियों के पास कर्ज की नहीं, समस्या इस बात की है कि बाजार मार्केट में डिमांड है कि नहीं। और जब तक डिमांड नहीं पैदा होगी, आप किसी भी व्यक्ति को दोबारा कर्ज लेने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। कंपनियां जो पहले से ही कर्ज में बैठी हुई हैं वो दोबारा कर्ज लेने को तैयार नहीं होंगी। दरअसल अगर आप बाजार में लोगों से बात करें, शुभम, उद्योग में बात करें, बैंकों में बात करें, तो लोगों की चिंता कतई ये है नहीं कि वो नया कर्ज कैसे मिलेगा। उनकी तो चिंता ये है कि उनको पुराने कर्ज पर कितनी छूट मिलेगी, उनका पुराना कर्ज स्ट्रक्चर कैसे होगा, वो पुराने कर्ज की किस्तें चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, उसका पुनर्गठन कैसे कराएंगे, उस पर उन्हें ब्याज पर कितना ब्याज देना होगा। इसका सीधा मतलब ये निकाला जाना चाहिए कि भविष्य के निवेश के प्रति लोग अभी आशान्वित है ही नहीं। उनको लगता है जब अर्थव्यवस्था में डिमांड आएगी तो हम सोचेंगे कि हम नया काम शुरू करें, अभी तुम पिछला कर्ज पहले चुका लें। इसलिए इस बार की मौद्रिक नीति, जैसा मैंने
शुरुआत में कहा कि अर्थव्यवस्था को सहारा देने के बजाय दूसरे विषयों की तरफ शायद घूमेगी, जहां पर हमें हमें रिजर्व बैंक का पॉलिसी पर्सपेक्टिव अर्थव्यवस्था के और बाकी इंडिकेटर्स के बारे में, हेल्थ के और सेहत के और सारे संकेतकों के बारे में सामने आएगा। आखिरी टिप्पणी सर, जमा पर। इस दौरान जमा लगातार बढ़ी है बैंकों में। हमने देखा कि 5% से ज्यादा की ग्रोथ मार्च से सितंबर के दौरान आई है, और वो भी सावधि जमा, मतलब लंबे समय टिक कर लोग पैसा अब जमा कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? बड़ी वजह, जब मंदी होती है, रोजगार जाते हैं, कमाई कम होती है, तो सबसे पहले लोग खपत कम करते हैं, और यही वो दुष्चक्र है, यही वो विशेष साइकिल है जिससे अर्थव्यवस्था को बचाया जाता है। हमने ये भी देखा है कि पिछले 4-5 साल, 3-4 साल से लगभग भारत में चूंकि आय नहीं बढ़ रही थी, तो लोग बचत तोड़कर खर्च कर रहे थे या कर्ज लेकर खर्च कर रहे थे, और इसीलिए हमने 2014 के बाद भारत में बड़े पैमाने पर एनबीएफसीज के लोन बढ़ते देखे, लोगों ने बैंकों से कर्ज लेकर खर्च करना शुरू किया। अब जबकि उनको आर्थिक भविष्य को लेकर अनिश्चितता है, नौकरियों में नौकरियां जा रही हैं, लोगों की तनख्वाहें 25 से 30-40% तक कम हुई हैं, तो अब वो अपने खर्च को समेटकर बाकी पैसा बचतों की तरफ ले जा रहे हैं। भारत में अधिकांश लोगों के पास शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश के विकल्प नहीं होते, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी है, उनकी उतनी समझ नहीं है, तो इसलिए वो पैसा घूमकर बैंकों में ही जाता है, और इसलिए बैंकों में एफडीज ज्यादा बढ़ी है, मियादी जमा ज्यादा बढ़े हैं, लंबे समय के 3 साल 5 साल का जो डिपॉजिट है वो ज्यादा बढ़ा है। इस बात का संकेत है कि लोग खर्च करने को, खरीदने को, नया कपड़ा, नई गाड़ी, नया मोबाइल खरीदने को तैयार नहीं है, बल्कि वे आने वाले समय में किसी संकट के लिए बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बैंकों के लिए दोहरी मुसीबत है। बैंकों का जो मुख्य धंधा है, मुख्य कारोबार है, वो कर्ज देना है, तो कर्ज की तो मांग घट रही है, और उनके पास जो पूंजी आ रही, उस पर उनको और ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है, उन्हें उन्हें और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। इसके साथ एक और आंकड़ा महत्वपूर्ण है जो जानना जरूरी है। आज एक आंकड़ा एक अखबार में छपा कि भारत में जो करेंसी इन होल्डिंग है, जो कैश इन होल्डिंग है, वो जीडीपी के 15% के बराबर पहुंच गया, जो पिछले 25-30 सालों का रिकॉर्ड स्तर है। यानी कि अगर आप जीडीपी 200 लाख करोड़ का माने, तो करीब 30 लाख करोड़ रुपए का कैश लोगों के हाथ में मौजूद है। यह भी इस बात को साबित करता है कि जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस होता है ना, जिसको आरबीआई अपने सर्वे में लगातार लेकर आता है, हम इस फिर देखेंगे कि शायद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा के साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की बात बताएगा। उपभोक्ताओं का जो कॉन्फिडेंस है वो अर्थव्यवस्था में नहीं झलक रहा है, और इसलिए उनके अगर हाथ में कैश है तो हाथ में कैश रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास अगर सेविंग के विकल्प है तो बचत में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो दुष्चक्र है जो टूटता नहीं दिख रहा है, और उसको तोड़ने की पिछले 6 महीने में 7 महीने में कोशिशें सफल नहीं हुई हैं। इसलिए रिजर्व बैंक को अब लगता है कि ब्याज दरें घटाने से भी कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे बेहतर यह है कि कुछ और उपाय किए जाएं, जिससे कि बाजार में डिमांड वापस लाई जाए। अब रिजर्व बैंक क्या उपाय करेगा डिमांड लाने के लिए? रिजर्व बैंक के पास कोई सीधा रास्ता मांग बढ़ाने का नहीं है। मांग बढ़ाने के रास्ते सरकार के पास हैं। क्या सरकार मानेगी कि अर्थव्यवस्था में इस तरीके का दुष्चक्र बन चुका है? रिजर्व बैंक उस दुष्चक्र पर क्या टिप्पणी करेगा, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, और मौद्रिक पॉलिसी के दिन हम इन सारे प्रावधानों का, इन सारी घोषणाओं का विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। मौद्रिक पॉलिसी कैसी रह सकती है, आज इस पर चर्चा। जिस दिन पॉलिसी आएगी उसका विश्लेषण के लिए हम फिर जुड़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।